नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे केस के विषय में जिसमें धारा 376 और 302 के तहत एक अभियुक्त व्यक्ति को ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दी जाती है और उसे ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा धारा 366 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी के तहत कंफर्म भी किया जाता है। अगेंस्ट में उसकी अपील की जाती है। दोष सिद्धि और सेंटेंस ऑफ डेथ को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि उस पर तो दोष सिद्धि की गई थी और सेंटेंस ऑफ डेथ दिया गया था, ये गलत था और उस व्यक्ति की दोष सिद्धि को अपास्त करते हुए उसको तत्काल रिहा करने का ऑर्डर पास किए जाते हैं। 28 सितंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। इस केस को ठीक से समझने के लिए हमें इसके फैक्ट की ओर जाना होगा, तथ्यों की ओर जाना होगा कि कौन से तथ्य थे जिनके आधार पर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी। इस केस में घटना है 2012 की। एक 6 वर्ष की बालिका जिसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत से रिकवर की जाती है और आरोप लगाया जाता है अभियुक्त व्यक्ति पर। इस केस में कुल प्रोसिक्यूशन के द्वारा 6 गवाहों को परीक्षण किया गया, जिसमें से 3 गवाह उसी गांव के थे जहां पर आरोपित व्यक्ति निवास करता था और जहां पर पीड़िता निवास करती थी। 3 गवाह, एक डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया था, दूसरा आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तीसरा एफआईआर लिखने वाला हेड कांस्टेबल। इन 6 लोगों को एग्जाम किया जाता है और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है, जिसे बाद में अपील करने पर अपील नहीं, धारा 366 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट परिस्थिति जन्य साक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी साक्षी ने अभियुक्त व्यक्ति को बलात्कार करते हुए या उसका मर्डर करते हुए नहीं देखा था। ऐसा उन्होंने अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस में कबूल किया। फ्रेंड्स, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में जब गवाही चल रही थी तो उस समय इसमें पहला जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 है, जो कि सूचना करता है, जिसने सूचना दी थी थाने पर जाकर के। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 जिसने अभियुक्त व्यक्ति को लास्ट बार पीड़िता को, मृतक जिसे हम मृतक के नाम से संबोधित करेंगे, मृतक को आखिरी बार अभियुक्त व्यक्ति के साथ में देखा था। तीसरा स्टेटमेंट है प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3 का, जिसका कहना था कि उसने आधा घंटे बाद उसे जब देखा गया था गन्ने के खेत में जाते हुए, तो आधा घंटे बाद 30 मिनट बाद उसे उस गन्ने के खेत से निकलते हुए देखा। ये एविडेंस रिकॉर्ड पर आया और इसी एविडेंस को आधार मानते हुए ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा दी। फ्रेंड्स, इस ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलांट जो है उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कुछ फैक्ट्स थे जिनको ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मिस कर दिया था, उनका ध्यान आकर्षित कराया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया जाता है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह बताया जाता है कि इस केस में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि को कायम किया गया है, जो कि गलत है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के जो नियम हैं उनको अनदेखा किया गया। सबसे पहले जो इस केस की कमियां थी वो एडवोकेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बताई गई। नंबर 1 कि जब किसी महिला के साथ में या किसी बालिका के साथ में कोई बलात्कार की घटना होती है तो उसकी फॉरेंसिक जांच की जाती है, उसके कुछ एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं जिसके आधार पर उसकी दोष सिद्धि को कायम किया जा सके। इस केस में कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस नहीं लिया गया था और
धारा 53 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त व्यक्ति का भी कोई परीक्षण नहीं करवाया गया था, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया गया था उसका। ये संदेह उत्पन्न करते हैं, ना तो ब्लड के धब्बे थे, ना बालिका के कपड़ों पर ब्लड के धब्बे थे, और ना ही स्पर्म के स्पॉट थे। सबसे पहली गलती। दूसरी, जब एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है पुलिस के द्वारा, तो जनरली एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एफआईआर को भेजा जाता है। पुलिस के द्वारा यहां जो एफआईआर भेजी गई थी, 5 दिन घटना के एफआईआर रजिस्टर करने के 5 दिन बाद न्यायालय में एफआईआर भेजी जाती है। ये जो विलंब हुआ, इस विलंब का स्पष्टीकरण पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया। दूसरी गलती। तीसरी गलती, अभियोजन ने धारा 106 एविडेंस एक्ट को सहारा लेते हुए इसकी दोषिता को साबित करने की कोशिश की। धारा 106 क्या कहती है? धारा 106 कहती है कि विशिष्टतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार। अब ये तथ्य कि उन व्यक्तियों ने उसको जाते हुए देखा गन्ने के खेत में, और गन्ने के खेत से निकलते हुए देखा, इसको वह साबित करना था न्यायालय में, लेकिन इस चीज को न्यायालय में साबित नहीं किया गया, ट्रायल कोर्ट में इसे साबित नहीं किया गया। ये चौथी गलती। फ्रेंड्स, पांचवी गलती कि धारा 313 सीआरपीसी में अभियुक्त व्यक्ति का परीक्षण होता है, उससे पूछा जाता है। जनरली प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि एक लास्ट में अभियुक्त व्यक्ति से प्रश्नों की एक लिस्ट बनाई जाती है और उससे पूछा जाता है। तो उस अभियुक्त व्यक्ति ने यहां पर अपना डिफेंस लेना चाहा और न्यायालय को बताना चाहा कि घटना उसने नहीं कारित की है और उसे झूठा घटना में संलिप्त किया जा रहा है। उसने अपने डिफेंस में डिफेंस विटनेस नंबर 1 यानी कि अपनी मां को पेश करना चाहा और पेश किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया, और ये कहते हुए कि ये इसका ज्यादा महत्व नहीं है और स्ट्रॉन्ग परिस्थिति जन्य साक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति के विरोध में जाता है। फ्रेंड्स, उसने ये कहा था, रिकॉर्ड पर है ये बात, कि मुझे घटना में झूठा फंसाया जा रहा है। हमारे ही गांव का एक पावरफुल व्यक्ति है जिससे कि मेरी और मेरी मां और मुझसे जमीन का विवाद चल रहा है। उसी के इशारे पर मुझे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है। ये बात रिकॉर्ड पर है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के द्वारा इन सब बातों को अनदेखा किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि धारा 313 को लागू करने में ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के आधार पर किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि को कायम किया जाता है तो उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में डिसाइड एक केस का हवाला देते हुए कहा कि हमने पहले से ही गाइडलाइन जारी की हुई है। वृद्धि चंद वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर कायम की जाती है तो उस परिस्थिति जन्य साक्ष्य को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। नंबर 1, परिस्थिति जन्य साक्ष्य कड़ी बाई कड़ी होना चाहिए, चैन बाई चैन होना चाहिए, उसकी चैन नहीं टूटनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, परिस्थिति जन्य साक्ष्य अकाट्य होना चाहिए। नंबर 3, परिस्थिति जन्य साक्ष्य पूर्ण रूपेण अभियुक्त व्यक्ति की दोषिता की ओर ही इशारा करते हो, किसी अन्य दिशा की ओर नहीं, यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य दोषिता के अलावा कहीं और जाते नहीं हो। लेकिन ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के द्वारा इन सब चीजों को अनदेखा किया गया। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति, हम मानते हैं कि पीड़िता के साथ में अपराध हुआ है, ये आवश्यक नहीं है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, मृतक को न्याय दिलाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जाए। ये क्रिमिनोलॉजी के सिद्धांतों के विपरीत है। जो अपराध शास्त्र है इसके सिद्धांतों के विपरीत है, जुरिस्प्रूडेंस के विपरीत है, क्योंकि हमारा ये सिद्धांत है कि अगर 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए।
परिस्थिति जन्य साक्ष्य के लिए एक और केस है जो कि 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निर्णय के लिए आया, तांसो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म किया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा इस केस में दी गई। इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कुछ गलतियां पाई। ये केस भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर ही निर्भर था। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर इस केस को कमजोर पाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी दो अभियुक्त व्यक्तियों को जो कि आजीवन कारावास की सजा प्राप्त किए हुए थे उन्हें भी दोष मुक्त करते हुए तत्काल रिहा करने के ऑर्डर पास किए। ये 2015 का केस है, तांसो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आज का हमारा जो केस है वो है छुटकन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, दोनों ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के केस है और दोनों ही परिस्थिति जन्य साक्ष्य के केस है। तो फ्रेंड्स, परिस्थिति जन्य साक्ष्य अंतिम इसको ये कह सकते हैं कि एक ऐसा साक्ष्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति ने आरोपित व्यक्ति को अपराध करते हुए नहीं देखा होता है, लेकिन परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। रेस इप्सा लोक्यूटर यानी कि ये एक लॉ मैगजीन्स है, इसका मतलब है कि जब कोई घटना कार्य करते हुए किसी को नहीं देखा जाता है तो फिर परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है। परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन परिस्थितियों को एक के बाद एक होना चाहिए और एक दूसरे से रिलेटिव होना चाहिए, जो कि वृद्धि चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी गंभीर टिप्पणी करते हुए इस केस को डिसाइड किया और इस केस का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है छुटकन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका पैरा नंबर 5, पैरा नंबर 17 आप देखें। पैरा नंबर 17 और पैरा नंबर 5 में आपको मिलेगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सेट असाइड किया है।